हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग का आज पार्ट 2 में पढ़ना है फॉसिल्स इन देयर जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। लास्ट क्लास हमने देखा था कि हम लोग का ये टॉपिक हो चुका था, सेडिमेंट्री रॉक एंड माइनिंग जियोलॉजिकल टर्म्स। ये जो था हम लोग लास्ट क्लास में ये कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है आपका फॉसिल एंड देयर जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, कि फॉसिल्स क्या होता है और उसका जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स का मतलब होता है कि ट्रेसेस, ठीक है, या रिमेन्स, मतलब कि जो भी आपका प्राचीन समय में पौधे या फिर प्राणियों के अवशेष थे, हिंदी में कहें तो। ठीक है, तो जो भी उनके ट्रेसेस थे या रिमेन्स थे किसके, प्लांट और एनिमल्स के, जो कि पहले प्रिजर्व किए गए, प्रिजर्व मतलब बच गए। ठीक है, इन अ फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो भी आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है उसमें आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली आपके कौन कौन से होते हैं सेडिमेंट्री रॉक, वो होते हैं सिल और लाइमस्टोन, और ये इग्निशियस रॉक में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक में ये नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया। तो अगर आपसे कोई फॉसिल पूछे तो फॉसिल क्या होता है, तो फॉसिल आपके रिमेन और ट्रेसेस होते हैं प्लांट एनिमल के, जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो इसको हम लोग फॉसिल कहते हैं, और ये इग्निशियस रॉक में नहीं होता है। अब आपको देखना है कि 5 जियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फॉसिल। ठीक है, 5 जियोलॉजिकल एप्लीकेशन है आपके फॉसिल के, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले है आपका पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है कि ये इंडिकेट करता है क्लाइमेट ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड ड्यूरिंग डिपोजिशन। ठीक है, जो भी आपका डिपोजिशन का समय था, कि जब भी आपका प्लांट्स या एनिमल्स जो थे वो आपके डेड रिमेन्स मतलब मर गए, उसके बाद वो लोग फॉसिल्स बन गए ना, तो उनके जो उस समय का जो वातावरण था या इन्वायरमेंट था उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये इंडिकेट करता है कि उस समय कैसा वेदर हुआ करता था, कैसा वहाँ का कंडीशन था, कितना एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी था, तो मतलब उस समय का जो भी आपका क्लाइमेट होगा उसके बारे में आप लोग को कैसे पता चलता है, तो पैलियो क्लाइमेटोलॉजी में पता चलता है। ठीक है, कि कब ये डिपॉजिट हुआ था, जो हमारा रिमेन्स था उसको डिपॉजिट किया गया था, मतलब प्लांट से एनिमल जब मरा था उस समय का वातावरण, सिंपल भाषा में। ठीक है, अगला है आपका डिपोजिशन इन्वायरमेंटल। ठीक है, डिपोजिशनल इन्वायरमेंट, इसके बारे में कह रहा है कि ये रिवील करता है वेदर रॉक वेयर डिपॉजिट इन फ्रेश वाटर, मरीन और लैंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया, इसमें हम लोग को पता चलता है कि जो रॉक हमारा डिपॉजिट हुआ है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, मतलब कहाँ पे वो बचा है, पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, या फिर समुंदर के अंदर, या फिर लैंड इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये उसका फीचर को रिवील करता है। समझ गए। तो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट की मदद से हमें क्या क्या पता चलता है, तो आप देख लीजिए। आगे है आपका एज एंड कोरिलेशन। एज एंड कोरिलेशन एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल टर्म है फॉसिल्स के बारे में, क्योंकि हम लोग को एज डिटरमाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये कितना पुराना है। जैसे आपको कोई फॉसिल मिला, आपको जो कोई प्लांट या एनिमल का भी अवशेष मिला, तो आपको जानना होता है कि वो कितना पुराना है, तो उसके लिए हम लोग एज और उसका कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि डिटरमाइनिंग रिलेटिव एज, जो हमारा एज होगा, ठीक है, उसके बारे में पता लगाएंगे। कोरिलेटिंग स्टार्टा अक्रॉस वाइडली सेपरेटेड एरिया, और साथ ही साथ हम लोग पता लगाएंगे कि जहाँ पे वो फॉसिल मिला उसके वाइडली, मतलब कि जो अगल बगल के एरिया है, ठीक है, सेपरेटेड एरिया, वहाँ पे उस टाइप के और कैसे फॉसिल्स है उसके बीच के रिलेशन पता लगाएंगे, ताकि और अच्छे से हम लोग उसके एज के बारे में पता लगा सके कि हाँ ये कितने पुराना एज का है। तो उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है कि डिटरमाइन करते हैं हम लोग रिलेटिव एज और कोरिलेशन स्टार्टा अक्रॉस वाइडली सेपरेटेड एरियाज में। अगला वर्ड है आपका पैलियो पैलियो जियोग्राफी। ठीक है, पैलियो जियोग्राफी, तो इसमें आप लोग पता करते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कोस्ट लाइन। इसमें क्या होता है कि जो पुराने समय में हमारे कॉन्टिनेंट थे, जैसे हमारा अभी जो इंडिया है वो पहले दूसरा कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग उसको क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ओशन को और साथ ही साथ कोस्ट लाइन को, तो इस जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोग्राफी। उसके बाद एक टर्म आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ थ्रू आउट जियोलॉजिकल साइकिल। जैसे देखिए, पहले क्या था कि हम लोग बंदर थे, ठीक है, बंदर से फिर हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए, फिर उसके बाद हम लोग का कमर थोड़ा सा और सीधा हुआ, वैसे करते करते लास्ट में लोग पूरा सीधा हुए और इंसान बन गए। ठीक है, तो वैसे जो ये टाइम पीरियड है, ठीक है, कि सबसे पहले बंदर थे, फिर बंदर से आदि मानव बने, आदि मानव से फिर हम लोग और आगे बने, तो वैसे करते करते जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कहा गया है एवोल्यूशन। समझ में आया, इसी को कहा गया है एवोल्यूशन। तो उसी के बारे में है। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहें तो, क्योंकि हिंदी में भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं। अब देखिए, अब हमारा अगला जो रॉक था जिसके बारे में हमें पढ़ना था वो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जिसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग। देखिए, सबसे पहले आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कौन कौन सा आता है, तो सैंड स्टोन। ठीक है, सैंड स्टोन क्या है, ये एक सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है। ठीक है,
इसमें आपको अलग अलग टाइप का रॉक के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सा रॉक होता है, किस टाइप का है, और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपका जो अभी हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ रहे हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक आपका स्लेट है। स्लेट स्लेट जो याद है बचपन में आप लोग जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं स्लेट, ठीक है, ब्लैक कलर का दिखता है, उसी की बात कर रहा है कि वही स्लेट। तो वो आपका एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक से ही बना होता है, ठीक है। और उसका मेटामॉर्फिक इक्विवेलेंट जो होता है उसका नाम है एसिट, ठीक है, एसिट। तो इसमें आप लोग का सारे रॉक्स के बारे में दिया हुआ है कि सैंडस्टोन जो है आपका वो कौन सा टाइप का रॉक होता है, क्ले आपका किस तरह का रॉक होता है, लाइमस्टोन जो है जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं वो किस तरह का रॉक होता है, और उसका एग्जाम्पल है कि मार्बल हो गया, ठीक है। मार्बल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगमरमर, नाम आप लोग सुने ही होंगे। मड स्टोन, ठीक है, मड स्टोन मतलब मिट्टी पत्थर, मिट्टी वाला पत्थर जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। इसका एग्जाम्पल है आपका अर्गिलाइट। तो ऐसे ही आप लोग का सबका दिया हुआ है। ग्रेनाइट, ये आपका इग्निशियस प्लूटोनिक रॉक है, और ये लास्ट आपका बेसाल्ट डोराइट, ये आपका इग्निशियस बेसिक रॉक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग रॉक के बारे में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ मिनरल एंड ओर डिपॉजिट, ठीक है, कि हमारा जो फॉर्मेशन हुआ मिनरल का और ओर डिपॉजिट का, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है आपका मैग्मेटिक सेपरेशन। मैग्मेटिक सेपरेशन क्या होता है भाई? कोई हमसे पूछेगा सर मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है कूलिंग मैग्मा कॉन्सेंट्रेटेड इनटू हैवी मटेरियल मिनरल्स, ठीक है। जो भी आपका मैग्मा होता है, मैग्मा हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे कि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से अंदर से जो लावा निकलता है उस लावा को हम लोग कहते हैं मग्मा, ठीक है। और ये लावा क्या होता है कि यहाँ से निकलने के बाद आगे जाके जैसे फैलता है तो ये ठंडा होते रहता है, ठीक है। ये सबसे जल्दी ठंडा होने वाला, सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा होने वाला भी मटेरियल है, हम आपको बताया था लास्ट क्लास, मिनरल है। तो ये जो मग्मा है ये क्या होता है, ठंडा होता है, और क्या बनता है, हैवी मिनरल्स बनता है, हैवी मिनरल्स बनता है। और हैवी मिनरल्स का नाम आपका कौन कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है, क्रोमाइट है, और चैल्कोप्राइट है, ठीक है, एट डिफरेंट डेप्थ। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके अलग अलग डेप्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन में ये सब के बारे में आपको दिया हुआ है। दूसरा जो टर्म है हमारा वो है पेग्माटाइट, ठीक है। पेग्माटाइट का मतलब होता है कि रेसिडुअल magma enriched in volatiles and water forms coarse veins containing feldspar, quartz, mica, this, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पेग्माटाइट जो होता है वो रेसिडुअल magma होता है, ठीक है, मतलब जो बचा हुआ magma होता है जिसको हम लोग रेसिड्यू करते हैं, उसके बारे में कि वो एनरिच होता है वोलाटाइल एंड वाटर फॉर्म कोर्सेज से, ठीक है, जो कि आपका कंटेन करता है क्या क्या, फेल्सपर, क्वार्ट्ज, माइका, ठीक है, ये सब उसका एग्जाम्पल है। और कहाँ पाया जाता है, तो आपका कोडरमा माइका बेल्ट, जो कोडरमा माइका बेल्ट है वहाँ पे आपका पेग्माटाइट दिखता है, हजारीबाग में भी, ठीक है। ये आपका रेसिडुअल magma होता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या क्या होता है, वोलाटाइल एंड वाटर फॉर्म्स कोर्सेस होता है। तो ये आप लोग को याद रहेगा। आगे आते हैं आप लोग न्यूमेटोलोटिक डिपॉजिट, ठीक है। न्यूमेटोलोटिक डिपॉजिट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि हाईली रिएक्टिव हीटेड गैसेस वेपर्स पेनिट्रेट कंट्री रॉक्स टू फॉर्म डिपॉजिट लाइक कैसेट्राइट, टिन और, ठीक है। तो ये जो है आपका डिपॉजिट, ये क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव हीटेड गैस रहता है या वेपर्स रहता है। तो इसमें आपका हाईली रिएक्टिव गैसेस रहता है। सिंपल से समझिए कि जो गैस होता है माइंस में, देखिए जब ज्वालामुखी होता है ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आपका लावा निकलता है, उसमें बहुत सारा हाईली रिएक्टिव गैसेस भी निकलता है। तो वही बोल रहा है कि न्यूमेटोलोटिक डिपॉजिट जो होता है उसमें आपका हाईली रिएक्टिव हीटेड गैस रहता है, साथ ही साथ वेपर रहता है जो पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, तोड़ता है किसको, तो कंट्री रॉक को, कंट्री रॉक को तोड़ता है, और ये क्या करता है, आपका डिपॉजिट बनाता है। और डिपॉजिट किस तरह का डिपॉजिट होता है, तो आपका डिपॉजिट का नाम है कैसेट्राइट, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में टीन और भी बोलते हैं। टीन का एक प्रकार का और, समझ गया। ये आपका एक तरह से प्रोसेस है कि आपका जो मिनरल है, मिनरल या और डिपॉजिट है, वो कैसे कैसे बनता है। तो आप लोग को समझ में आया कि पहला मैग्मेटिक सेपरेशन हो गया, दूसरा पेग्माटाइट्स हो गया, और तीसरा आपका न्यूमेटोलोटिक डिपॉजिट हो गया। तो पहले देखिए लावा से, दूसरा पानी से, और तीसरा जो है आपका गैस से। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे बना, ठीक है। चौथा आपका आते हैं हम लोग हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। हाइड्रोथर्मल नाम में ही आपको पता चल रहा है कि हाइड्रो मतलब पानी और थर्मल मतलब हीट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉट एक्वेज हॉट एक्वस मिनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है। हॉट एक्वाराइज मिनरलाइज सॉल्यूशन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू फॉल्ट एंड फ्यूजर पर्सिपिटेटिंग मेटेलिक वेंस। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि जो भी हमारा गर्म, ठीक है, एक्वस मिनरल होता है, मतलब कि जो समुद्र के अंदर या फिर डिपॉजिट्स में पाया जाता है आपको फॉल्ट से क्रैक में, तो वो सब डिपॉजिट जो होता है
हॉट एक्वस मिनरल डिपॉजिट, ठीक है, वो आपका क्या कहता है कि वो ट्रैवल करता है बहुत लंबा लंबा दूरी जमीन के नीचे ही, जो फॉल्ट ऑफ फिक्सचर बनता है उसके कारण, जिसके कारण ये मेटेलिक वेंस क्रिएट होता है, समझ गया। तो ये आपका हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट में दिया हुआ है कि हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, बस आप नाम से भी अगर याद रखोगे ना तो हो जाएगा। अगर मैग्मेटिक सेपरेशन का बात कोई बोलेगा तो आपको याद रखना कि मगमा से बना हुआ है, जिसमें आपका एग्जाम्पल कौन कौन सा है याद रखना है, हो गया मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और कैलो कोपराइट, ठीक है। दूसरा आपका हो गया पेगमाटाइट, पेगमाटाइट का आपको याद रखना कि इसमें आपका जो वोलेटाइल और वाटर फॉर्म्स के कारण ये बनता है, और इसमें आपको कोडरमा माइका बेल्ट और हजारीबाग आता है। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या है, क्वाज है, माइका है, ये सब का एग्जाम्पल है। तीसरा आपको याद हो जाएगा न्यूमोटोलोटिक डिपॉजिट, इसमें आपको याद रखना कि गैस की मदद से कौन कौन सा डिपॉजिट बनता है, तो टीन और, ठीक है, टीन और किसकी मदद से बनता है, तो न्यूमोटोलिटिक डिपॉजिट की मदद से। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उस समय ये सारा क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। अगला है आपका हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल का बता दिया कि हॉट एक्वस मिनरल जो होता है जमीन के नीचे वो फॉल्ट और फिशर में बहुत ज़्यादा दूरी तक तय कर लेता है, जिसके कारण मेटेलिक वेंस बनता है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये भी याद हो जाएगा आपका। आगे है आपका मेटासोमेटिक रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि डिसेंडिंग सर्कुलर वाटर डिसॉल्व प्री एग्जिस्टिंग रॉक पार्टिकल बाय पार्टिकल एंड रिप्लेस इट विथ न्यू मिनरल्स विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रॉक स्ट्रक्चर। इस केस में क्या होता है कि जो आपका सर्कुलेटिंग वाटर डिसॉल्व होता है, ठीक है, मतलब जो भी आपका पानी है, सर्कुलेटिंग वाटर है, वो घूमने वाला पानी, मतलब जो पानी घूम रहा है इधर से उधर, ठीक है, वो क्या कहता है डिसॉल्व कर लेता है। किसको डिसॉल्व करता है, तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक पार्टिकल्स को, ठीक है। जैसे पहले के समय का कोई पत्थर है, पत्थर यहाँ का है लेकिन पानी आपका बह रहा है, नदी बह रहा है, तो नदी से पत्थर भी आपका बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, तो वही बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है, नदी क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर ले रहा है, वो अपने अंदर उसको संभाल ले रहा है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक जो है वो बहुत पुराने पार्टिकल्स है आपके, ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दे रहा है न्यू मिनरल्स के रूप में विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रॉक स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो अगर क्या होता है कि नदी में आपका यहाँ कोई पत्थर है, ठीक है, अब ये बहते 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 हजारों किलोमीटर तक आ गया, अब यहाँ पे इतना बार ये राउंड 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 घूमेगा, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा छिलाते रहेगा साइड साइड में, तो इससे इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। पहले जो चीज़ का पत्थर था बाद में भी वही चीज़ का पत्थर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पहले स्टोन था आपका माइका का और अब बाद में बन गया है वो कैसा टाइट, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो जिसका स्टोन है वही रहेगा, लेकिन ये है कि वो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, एक नया रूप देख लेगा, नया रूप धारण कर लेगा, समझ गया। तो उसी के बारे में कह रहा है कि सर्कुलेटिंग या फिर डिसेंडिंग वाटर डिसॉल्व कर लेता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक पार्टिकल बाय पार्टिकल और रिप्लेस करता है उसको न्यू मिनरल्स से विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रॉक स्ट्रक्चर, बिना उसका स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए, ठीक है। ये होता है मेटासोमेटिक, ठीक है। और एक होता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक इनरिचमेंट क्या होता है कि इसमें हाई हीट और प्रेशर कन्वर्ट कर देता है आपका लो ग्रेड इम्प्योर और डिपॉजिट को एनरिच इकोनॉमिकल वर्केबल और बॉडीज में। इस केस में क्या होता है कि जो लो ग्रेड इम्प्योर डिपॉजिट है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, तो वर्केबल और बॉडीज़ में, जो कि हमारा प्रॉफिटेबल होता है। तो ये दो चीज़ याद रहेगा आप लोग को, मेटामॉर्फिक और मेटासोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी है, अगर आप लोग को हिंदी में थोड़ा सा पढ़ना है तो आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कोलफील्ड डिस्टर्बेंस के बारे में, ठीक है, कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, कोलफील्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस जो है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला चीज़ जो है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दो टर्म होते हैं, उनके बारे में हमें इनमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि ऑन एंटीक्लाइन इज एन अपवर्ड आर्च लाइक फोल्ड वेयर बेड्स डीप अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि एंटीक्लाइन क्या होता है, तो एंटीक्लाइन एक अपवर्ड आर्क चीज फोल्ड होता है जहाँ पे आपका बेड्स जो होता है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस होता है। हिंदी में पढ़े तो हिंदी में पढ़िए कि एंटीक्लाइन ऊपर की ओर उठा हुआ मेहरबदार वलन होता है, ठीक है। वलन, हिंदी यार मेरा बहुत खराब है, मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। जहाँ पढ़ते अक्ष से दूर झुकती है, ठीक है। तो आप लोग बस इसका डिफिनेशन आप लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना है कि एंटीक्लाइन किसको कहते हैं और सिंक्लाइन किसको कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेगा कि एन और एक स्पेस दे देगा डैश इज एन अपरिच आर्क लाइक फोल्ड वेयर बेड्स डिपॉजिट अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और आगे अगर सिंक्लाइन पूछना होगा तो लिख देगा अ डैश इज अ ट्रफ लाइक डाउनवर्ड फोल्ड, ठीक है, वेयर बेड्स डिपॉजिट फ्रॉम एन एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि अगर अपवर्ड फोल्ड पूछा है, अपवर्ड आर्क पूछा है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एंटीक्लाइन। ए ऐसे ए है ना, तो ए को ऐसे ऊपर इशारा करना, ये ए हो गया अपवर्ड, ठीक है। और सिंक्लाइन, सिंक जो होता है ना, सिंक कर रहे, सिंक का मतलब क्या होता है, डाउन ही होता है एक तरह से। तो ऐसे याद रखना कि सिंक्लाइन जो होता है उसमें डाउनवर्ड फोल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को याद हो जाएगा ये चीज़। और व्हेन फोल्ड एक्सिस इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल इट इज कॉल्ड पिचिंग फोल्ड। अगर जो हमारा होल्ड है मतलब फोल्ड है वो एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि ऐसे है हॉरिजॉन्टल, अगर फोल्ड का एक्सिस जो फोल्ड है हमारा उसका एक्सिस अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं
पिचिंग फोल्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? पिचिंग फोल्ड बोलते हैं इसको, पिचिंग फोल्ड। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ भी कि ये पिचिंग फोल्ड है। देखो गाइस, आप लोग बस इतना कर लो जितना मैं करवा रहा हूँ। अगर इतना कर लोगे ना तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा। ठीक है, आगे है आपका वर्ड टर्म जो है रोल। रोल क्या होता है? तो रोल होता है एन अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द फ्लोर इन अ मिनरल सीम। ठीक है, जो अपवर्ड एक्सटेंशन होता है हमारा फ्लोर का मिनरल सीम में, उसको हम लोग कहते हैं रोल। ठीक है, कॉजिंग टू द थिन डाउन लोकली डिपॉजिट ऑफ अ वॉश आउट। ठीक है, तो गाइस इसमें सिंपल सा देखो, एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ है आप लोगों को समझने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब डिफिनेशन है। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये सब डिफिनेशन है। अगर आप लोग को थोड़ा मोड़ा भी ट्रिक से भी याद हो जा रहा है तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन बनाने लायक नहीं है। इसमें बस वही पूछ लेगा कि अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अ फ्लोर इन अ मिनरल सीम कॉजिंग द सीम टू थिन डाउनवर्ड लोकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको रोल बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर पूछना होगा तो स्वेली का पूछ लेगा कि स्वेली क्या होता है। तो स्वेली एक तरह से कह सकते हैं कि अ ट्रफ और डिप्रेशन इन विच कोल सीम सेक्स सेवरल मीटर बिलो ग्राउंड लेवल एंड दिस द सीम इज टिपिकली थिकर इन अ स्वेली एरिया। ठीक है, तो आप लोग को बस इसमें याद करना है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग बस इतना याद कर लो कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन को कैसे याद करना है। कि एंटीक्लाइन क्या होता है? एक अपवर्ड आर्क होता है, और सिंक्लाइन क्या होता है? एक डाउनवर्ड फोल्ड होता है। वैसे अगर पूछेगा रोल क्या होता है, तो रोल आप लोग को याद रखना है कि अपवर्ड एक्सटेंशन होता है किसका? तो मिनरल सीम का, जो कि आपका थिन डाउन लोकली में बनता है। ठीक है, कॉज होता है। आका अगर अगला टर्म पूछेगा स्वेली, तो स्वेली क्या होता है? तो एक ट्रफ होता है, एक तरह का ट्रफ होता है। आप लोग दोनों चीज पढ़ रहे हैं, ट्रफ होता है या फिर डिप्रेशन होता है किसका? तो कोल सीम का। और ये कहाँ मिलता है जनरली? तो सेवरल मीटर बिलो जनरल लेवल। ठीक है, और ये जो सीम होता है ये जनरली थिकर सीम होता है। समझ गए? ये जनरली थिकर होता है, मोटा होता है स्वीली एरिया में। तो आपको याद रहेगा कि स्वीली क्या होता है? तो स्वीली एक तरह से ट्रफ या डिप्रेशन होता है कोल सीम का। मतलब कि कोल डिपॉजिट जो होता है हमारा, उसका हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का डिप्रेशन, मतलब कि उसमें दबा हुआ रहता है। ठीक, अब अगला जो हमारा टर्म है वो है आउटलायर एंड इनलायर। ठीक है, आउटलायर होता है कि आउटक्रॉप होता है। आउटलायर जो है एक आउटक्रॉप है किसका? तो यंग रॉक का, जो कि सराउंडेड है ऑल साइड ऑफ ओल्डर रॉक। ठीक है, लेफ्ट बाय एरोजन। तो आउटलायर जो होता है हमारा, वो एक तरह से कह सकते हैं कि आउटक्रॉप है आपका यंगर रॉक का, जो कि सराउंडेड होता है चारों तरफ से ओल्ड रॉक से, और ये लेफ्ट बाय एरोजन। और इनलायर जो होता है ये आपका आउटक्रॉप है ओल्डर रॉक का, जो सराउंडेड होता है ऑल साइड बाय यंगर स्टार्टा। तो बस ये याद रखना, आउट, आउट का मतलब ओल्ड। ठीक है, आउट का मतलब होता है कि आउटक्रॉप है यंगर रॉक का, जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है ओल्डर रॉक। और आपका इनलायर जो होता है वो आउटक्रॉप है। ठीक है, किसका? तो ये रॉक सराउंडेड रहता है यंगर स्टार्टा से। सिंपल सा दो चीज है, आसान से याद हो जाएगा। ओ से आउट, ओ से ओल्ड। ठीक है, आई से इन, आई से यंग, ऐसे याद कर लेना। चलो ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फॉल्ट्स के बारे में जानते हैं कि कितना तरह का फॉल्ट होता है, उसका डिफिनेशन क्या क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आप लोग एग्जाम में पूछता भी है कि फॉल्ट क्या होता है। तो फॉल्ट एक तरह से फ्रैक्चर होता है रॉक बेड का। अगर ये रॉक बेड है, इसमें जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इसी को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। देखो ये जैसे रॉक बेड है, यहाँ पे आपका जो दरार है, ये दरार को ही हम लोग कह सकते हैं कि यही फॉल्ट है, इसी को हम लोग फॉल्ट कहते हैं। तो फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर इन रॉक बेड। जैसे ये पत्थर है, रॉक बेड में जो फ्रैक्चर है, ठीक है, कंप्ले बाय रिलेटिव वर्टिकली और लेटरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ब्रोकन एंड। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह से वर्टिकली, हम आपको दिखा रहे हैं फिगर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि ये वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकली है, और लेटरली डिस्प्लेसमेंट है ब्रोकन एंड से। यहाँ से मानिए आपका पत्थर टूटा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन अंदर में दरार है। तो यही चीज, इसी को कहते हैं हम लोग फॉल्ट। समझ गए कि यहाँ फॉल्ट है, या फॉल्ट का डिफिनेशन। ठीक है, अगला जो टर्म है आपका वो है थ्रो। ठीक है, थ्रो का मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर ऑफ अ डिस्प्लेस सिम। ठीक है, जो भी हमारा डिस्प्ले सिम होता है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्लोर से फ्लोर के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं थ्रो। तो याद रहेगा आप लोग को, थ्रो किसको कहते हैं या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा है हमारा हेवियर या फिर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, हेवियर लेटरल शिफ्ट का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्टिकल डिस्टेंस समझ में आया ना, जैसे ये फ्लोर है, ये एक फ्लोर हो गया और ये एक दूसरा फ्लोर हो गया, तो यहाँ का जो बीच का डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है फ्लोर के बीच का, ठीक है, इसी को हम लोग थ्रो कहते हैं। हीप का मतलब हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस। देखो ये जो है ये पूरा डिस्टेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, लेकिन ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द ब्रोकन एंड ऑफ द सीम, उसको हम लोग बोलते हैं हीप या फिर लेटरल शिफ्ट। समझ में आया?
अगर कोई पूछेगा आपसे कि हीप क्या होता है या फिर लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, द ब्रोकन एंड ऑफ द सिम का। समझ में आया? याद करना भाई, देखो हम सिंपल आपको बता रहे हैं, आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब डाटा तो रटना इंपॉर्टेंट है, जैसे ये सब डाटा है ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ डिफिनेशन जो है अगर आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इसकी कीजिए, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इनकेस अगर एग्जाम में आप लोग से पूछे जाए ना, तो आप लोग को कुछ तो पता हो। अगर आप लोग का नाम सुना हुआ रहेगा कि थ्रो क्या होता है, हीप क्या होता है, वांट क्या होता है, या बैरन ग्राउंड क्या होता है, तो आप लोग कुछ भी तो थोड़ा सा अपना आइडिया या सुन के भी आंसर टिक लगता है, समझ गए। तो उसीलिए हम बोलते हैं कि क्लास कीजिए, स्किप मत करिए, ठीक है। आप लोग जो भी कोई क्लास कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा फिर भी करिए, जबरदस्ती करिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, तीसरा बार में आएगा, है कि नहीं। तो उसीलिए चलिए अगला जो आपका टर्म है वो है वांट, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं बैरन ग्राउंड, ठीक है। वांट या बैरन ग्राउंड क्या होता है, तो द हॉरिजॉन्टल जोन अक्रॉस विच द मिनरल सीम इज मिसिंग ड्यू टू अ नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है। तो वांट या बैरन ग्राउंड जो होता है वो एक तरह का हॉरिजॉन्टल जोन होता है। हॉरिजॉन्टल जोन किसके किसी बीच में होता है, तो मिनरल सीम के बीच में, जो मिसिंग होता है किसके कारण, ड्यू टू नॉर्मल फॉल्ट के कारण, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सीम अक्रॉस विच द मिनरल सीम इज मिसिंग ड्यू टू नॉर्मल फॉल्ट। देखो अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग हिंदी में भी पढ़ लो, ठीक है। जिसको हिंदी थोड़ा सा समझ आता है वो हिंदी में भी पढ़ सकता है। सामान्य वंश के कारण वो क्षैतिज क्षेत्र जहाँ कोयला संतर गायब रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वांट या फिर बैरन ग्राउंड कहते हैं, समझ गए। हॉरिजॉन्टल जोन के कारण जहाँ मिनरल सीम आपका मिसिंग होता है नॉर्मल फॉल्ट के कारण, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरन ग्राउंड कहते हैं, ठीक है। अगला है एंगल ऑफ हेड, ये आप लोग रट्टा मारना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंगल ऑफ हेड, ये जो थीटा होता है ये थीटा है, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ हेड होता है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ फॉल्ट प्लेन मेजर फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल का मतलब अगर कोई बोले आपको तो याद रखना कि 10 डिग्री से लेके, ठीक है, 40 डिग्री तक का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको वर्टिकल बोलते हैं। नोट डीप प्लस हेड इक्वल टू 90 डिग्री, जो भी आपका डीप है और हेड है ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वर्टिकल एंगल अगर कोई बोले तो ये देखो, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम, ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो गया 10 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल ऐसे भी अगर कोई कह रहा है तो ये भी आपका वर्टिकल ही में काउंट होता है, समझ में आया। इसको भी वर्टिकल ही कहते हैं, एंगल ऑफ हेड थीटा। देखो जैसे ये है आपका, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक रहा तो ये तो 90 डिग्री एंगल होता है, इधर भी 90 डिग्री, लेकिन ये आधा 45 डिग्री, 45 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा तो आपका 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा, समझ गए। तो इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ हेड के डिफिनेशन के तहत, जो कि थीटा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा का मतलब क्या होता था, आप लोग आज से क्या बोलिएगा कि एंगल ऑफ हेड, ठीक है। एंगल ऑफ हेड को हम लोग थीटा बोलते हैं, समझ में आया। चलो आगे आपका वर्ड टर्म्स जो है अप थ्रो एंड डाउन थ्रो। ये अप थ्रो एंड डाउन थ्रो क्या होता है, तो टर्मिनोलॉजी डिपेंड ऑन अप्रोच डायरेक्शन, अप्रोचिंग फ्रॉम द अप थ्रो ब्लॉक मेक्स इट अ डाउन थ्रीम फॉल्ट एंड वाइस वर्सा। अप थ्रो एंड डाउन थ्रो एक तरह का टर्मिनोलॉजी होता है जो कि डिपेंड करता है आपका अप्रोच डायरेक्शन में, ठीक है। अप थ्रो, अप्रोचिंग फ्रॉम द अप थ्रो ब्लॉक्स मेक इट डाउन थ्रो फॉल्ट एंड वाइस वर्सा। एंड देखो इसमें क्या बोल रहा है आपको, देखो हिंदी में भी पढ़ा देता हूँ आपको, हिंदी में दिया हुआ होगा, हिंदी में नहीं दिया है क्या, अच्छा हिंदी में नहीं दिया है, चलो ठीक है। बस इतना समझो ना कि अप्सरो का मतलब एक तरह की टर्मिनोलॉजी है, एक तरह का डिफिनेशन यूज कर रहा है डायरेक्शन के लिए, ठीक है। डायरेक्शन के लिए देखो जैसे ये ऊपर का डायरेक्शन हो गया, तो इस केस में क्या होगा, ये अपथ्रो ब्लॉक हो गया। अगर आपका अपथ्रो ब्लॉक ज़्यादा है तो आपका डाउन थ्रो फॉल्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर आपका डाउन थ्रो ब्लॉक, आप अगर डाउन थ्रो ब्लॉक कर रहे हैं तो उस केस में आपका अपथ्रो फॉल्ट होगा, समझ में आया। तो ये दोनों आपका डिफिनेशन एक तरह कि अप थ्रो एंड डाउन थ्रो क्या होता है उसी के बारे में कह रहा है। देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिफिनेशन में दिया हुआ है कि फॉल्ट किसे कहते हैं या प्लेन किसे कहते हैं। देखो ये हो गया आपका प्लेन, ये ऊपर वाला आपका हो गया प्लेन, एक बीच में दरार है, ये दरार को आप लोग कहते हैं फॉल्ट है, ठीक है। ये दरार जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये दरार जो है ये फॉल्ट है, ठीक है। और ये सीम है, आप लोग हमेशा पढ़े भी हो माइंस में कि ऐसे ऐसे आपका सीम होता है, ये कोयला का सीम है, फिर यहाँ कुछ जगह है, फिर यहाँ कोयला का सीम है, तो ये जो होता है ये सीम होता है, ठीक है। और अभी हम आप लोग को बताए थे कि जो हेड होता है, हेड का मतलब जो एंगल होता है थीटा, वो क्या होता है, वर्टिकल के केस में 10 से 40 डिग्री और हेड और डिप के केस में 90 डिग्री। देखो यहाँ पे आपका हेड है और ये डिप है, तो हेड और डिप के केस में ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि हेड और डिप के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ में आया। ये इसमें आप लोग थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ दिखाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा, जो लास्ट है हमारा कि कितने तरह का फॉल्ट होता है, फॉल्ट को भी क्लासीफाई किया गया है
कि कितने तरह का फॉल्ट होता है और उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ दिया हुआ है। कि सबसे पहले आता है हमारा नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, दूसरा आता है स्टिफ फॉल्ट, ट्रफ फॉल्ट, रिजर्व या थ्रस्ट फॉल्ट, आगे है आपका स्ट्राइक फॉल्ट, ठीक है, डीप एंड ट्रांसवर्स फॉल्ट और ऑब्लिक फॉल्ट। तो इस सब के बारे में बताया गया है कि कितना तरह का फॉल्ट होता है। तो आप लोग बस ये याद रखना कि फॉल्ट का टाइप क्या क्या होता है, और एक बार देख लो कि किसको कौन सा फॉल्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई बोले नॉर्मल फॉल्ट है, तो नॉर्मल फॉल्ट का मतलब हो गया कि फॉल्ट हेड टू आर डाउन थ्रो ब्लॉक कॉजिंग टू द क्रस्टल टेंशन, ठीक, और क्रिएट हॉरिजॉन्टल वाइंड बैरन ग्राउंड विच सीम इज मिसिंग एंड मोस्ट कॉमन इन कोल फील्ड। तो सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कोई पूछे कि कॉमन फॉल्ट क्या है कोल सीम में, तो आप लोग कहोगे कि नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट केस में क्या होता है कि देखो, जैसे नॉर्मल फॉल्ट के केस में क्या होता है कि अगर आपके नीचे आग लग गया तो इस जगह में आपको ज़मीन धंस जाएगा, बैरन ग्राउंड हो जाएगा, बंजर ज़मीन हो जाएगा, खाली ज़मीन जिसको कहते हैं वांड ग्राउंड, ठीक है। तो वांड ग्राउंड बनेगा, तो ये जो फोल्ड आपका बना, ये जो खाली जगह बना या फिर दरार बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोल्ड बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कहाँ पे, तो आपका कोल्ड फील्ड में ये देखा जाता है। समझ में आया आप लोग। दूसरा है आपका स्टिफ फॉल्ट। स्टिफ फॉल्ट का मतलब होता है एक तरह से सीरीज ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल मतलब कि एक फॉल्ट आपका यहाँ पे है, फिर थोड़ा दूर में जाकर एक फॉल्ट यहाँ पे है, तीसरा फॉल्ट आपका यहाँ पे है। तो इस तरह से जितना भी फॉल्ट बनता है सीरीज में, ठीक है, एक पार्टिकुलर सीरीज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टिफ फॉल्ट, ठीक है। सीरीज ऑफ पैरेलल नॉर्मल फॉल्ट throwing down progressively in same direction resembling stair steps। तो ये याद रहेगा आप लोगों को कि स्टिफ फॉल्ट किसको कहते हैं। वैसे ही आपका ट्रफ फॉल्ट के बारे में जानते हैं कि टू नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, दो नॉर्मल फॉल्ट को जो डिपिंग करता है ईच अदर के लिए, ड्रॉपिंग द सेंट्रल ब्लॉक बिटवीन देम, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ फॉल्ट। चौथा है आपका रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है, कि क्या होता है। स्ट्राइक हम आपको बता देते हैं और डीप बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों आप लोग का थोड़ा सा पूछता है, ठीक है, कि स्ट्राइक किसे कहते हैं। तो फॉल्ट ट्रेंड इज पैरेलल टू स्ट्राइक ऑफ बेड, कॉजेज रिपीटेशन ऑफ आउटक्रॉप्स और कंसीलमेंट ऑफ आउटक्रॉप्स, ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ आउटक्रॉप को हम लोग बोलते हैं डाउन थ्रो अगेंस्ट डिप, और कैंसिलेशन ऑफ आउटक्रॉप को बोलते हैं हम लोग डाउन थ्रो विथ डिप। तो स्ट्राइक फोल्ड का मतलब हो गया कि ऐसा फोल्ड जो पैरेलल हो स्ट्राइक बेड के, ऐसा दरार जो ट्रेंड पैरेलल हो किसके, तो स्ट्राइक बेड के, स्ट्राइक बेड के जो पैरेलल फोल्ड बने, ठीक है, स्ट्राइक बेड के जो पैरेलल फोल्ड बने, उस फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण आपका रिपीटेशन होता है आउटक्रॉप का, ठीक है, और कंसीलमेंट होता है आउटक्रॉप का। तो याद रहेगा आपको। दूसरा है डीप। डीप का मतलब एक तरह से कह सकते हैं गहराई या नती, ठीक है। तो फॉल्ट ट्रेंड इन पैरेलल टू ट्रू डीप ऑफ बेड। तो इस केस में क्या होता है कि ट्रू डीप ऑफ बेड के आपका मतलब पैरेलल बनता है ये, और ये आपका किसके पैरेलल बनता है, तो स्ट्राइक ऑफ बेड। तो इसमें याद रखना है कि जो स्ट्राइक फॉल्ट है और डीप फॉल्ट है ये किसके पैरेलल बनता है। तो जो फॉल्ट आपका स्ट्राइक ऑफ बेड के पैरेलल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक फॉल्ट, और जो फॉल्ट आपका ट्रू डीप के पैरेलल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे डीप फॉल्ट, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्ट ऑफ सरफेस आउटक्रॉप होता है। तो ये सब दिया हुआ है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना कि मो स्केल बेंचमेंट किसका कितना होता है। तो मो स्केल बेंचमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डीजीएमएस एग्जाम में, या फिर गेट रेफरेंस में भी पूछा जाएगा कि टेल का कितना होता है मो स्केल। तो 1, कैल्कलाइट का 3, क्वार्ट्ज का 7, डायमंड का 10, फिंगर नेल का 2.5 अप टू 2.5 और नाइफ का अप टू 6.5। तो ये याद रखना मो स्केल बेंचमार्क कितना किसका होता है। दूसरा है आपका पायराइट इन कोल, ठीक है। पायराइट इन कोल का मतलब होता है इंक्रीज लाइबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जहाँ पे आपका पायराइट होगा कोल पे, वहाँ पे आपका क्या होता है कि चांसेस बन जाता ज़्यादा हो जाता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, जो कि आयरन सल्फाइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है। तीसरा है फायर क्ले प्रॉपर्टी। फायर के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉट फ्यूजन बिलो इतना। ये आप लोग हम पढ़ाए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तरह से समरी है जो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। वो सब में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोग के लिए लेके आ गए यहाँ पे, ताकि आप लोग को समझ में आया कि क्या होता है। ये सब पढ़ाया हुआ ही चीज़ है, ठीक है। फायर के लिए प्रॉपर्टी भी हम बताए थे लास्ट क्लास में कि नॉन फ्यूजनेबल होता है इतना डिग्री सेल्सियस में, और ये कहाँ बनता है, तो कंपोज ऑफ मिनरल काओलिनाइट में बनता है, ठीक है, कंपोज होता है वहाँ बनता है। आगे आपका जो था डाइक वर्सेस सील बताए थे कि डाइक जो होता है वो आपका डिस्कॉर्डेंट वर्टिकल इंट्रूजन होता है, और सील जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल सीट होता है। तो डाइक याद रहेगा आपका वर्टिकल इंट्रूजन, और सील याद रखना आपको हॉरिजॉन्टल सीट। उसका झामा के बारे में भी बताया था कि जो नेचुरल कोक फॉर्म होता है इग्निशियस ब्रेकिंग और कोल सील में, माइका और पेराइट में, वो आपका झामा होता है। उसके बाद आपका रिवर्स फॉल्ट इंडिकेटर, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट इंडिकेटर का मतलब होता है अब वर्टिकल बोर होल, ठीक है। वर्टिकल बोर होल जो होता है इंटरसेक्ट होता है सीम का ट्वाइस ड्यू टू स्टार्टर ओवरलैप, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट इंडिकेटर, ठीक है।
तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, कुछ याद रखो ना रखो, ये याद जरूर रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये दो को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आप लोग से पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर इतना कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग चैप्टर 1 में जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। माइंड जियोलॉजी में जितना भी डाटा वाला क्वेश्चन है या जितना भी टर्म्स है, ठीक है, वो सारा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। GEOGOLOGY जियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 होता है फिनिश, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा इस, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसी के साथ साथ अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। EMT का चैप्टर 2 सिक्वेंसली हम लोग सारा चैप्टर एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट डे वीडियो में, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब आप लोग का अगला क्लास होगा EMT चैप्टर 2 से। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ID है द स्टडी स्प्रिंट। मैं इस चैनल पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस चैनल पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।